आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में सम्मिश्र विश्लेषण की जो अपन पढ़ रहे थे बुक बीएससी फाइनल ईयर की, उसमें अपन ने सम्मिश्र फलन की सीमा तक पढ़ लिया था और सम्मिश्र फलन की सीमा पे अपन ने का एग्जाम्पल भी किया था और उसमें कुछ प्रमेय थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। तो अब इस क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, जो सम्मिश्र फलन की जो अवकलनीयता होती है। जैसे अपन बीएससी सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस में वास्तविक विश्लेषण में अवकलनीयता पढ़ के आते हैं, इसी प्रकार सम्मिश्र संख्याओं की या सम्मिश्र फलन की भी अवकलनीयता होती है। उस अवकलनीयता के बारे में इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो सभी पहले सुनेंगे, आराम से ध्यान देंगे कि अवकलनीयता होती क्या है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं सम्मिश्र फलन की अवकलनीयता। पहले सभी समझेंगे कि अवकलनीयता होती क्या है। जैसे अपन बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक थी रियल एनालिसिस, उसमें भी पढ़ के आ रहे हैं अवकलनीयता को। तो वो वास्तविक संख्याओं के लिए जो अवकलनीयता होती है वो किस प्रकार होती है, मैं बात करूं। मान लो कोई फंक्शन है y बराबर fx और यहां से x टेंड्स टू है a, किसी पॉइंट x है जो किसी पॉइंट a की ओर अग्रसर है। तो इसके लिए अवकलनीयता की जो प्रतिबंध होगा, जो शर्त होगी, जो अवकलनीयता की कंडीशन होगी, अवकलनीयता की परिभाषा के अनुसार अपन बोले तो वो क्या होता है। वास्तविक फलन के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो दो बिंदु होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड से लेते हैं अपन, एक लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। तो जो राइट हैंड से डेरिवेटिव होता है अवकलनीय उसका वास्तविक फलन का, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये तो होता है राइट हैंड साइड से जो अवकलज होता है f डैश a। ठीक है, डेरिवेटिव होता है वास्तविक फलन का, ठीक है, y का। और देखो अगर लेफ्ट हैंड की बात करें तो वास्तविक फलन के लिए क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और ये होता है माइनस h। ठीक है, ये शर्त होती है, ये मतलब प्रतिबंध होता है वास्तविक संख्याओं के लिए जो अवकलनीयता का होता है। तो ये डेरिवेटिव मिलते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से मिलता है, एक राइट हैंड साइड से अपने को मिलता है। एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में और बताई थी कि जब भी वास्तविक संख्याओं की अगर हम सीमा की बात करें या वास्तविक संख्याओं की अवकलनीयता की बात करें तो सिर्फ दो तरफ से हो सकती है, या तो वो इस साइड से आई होगी या इस साइड से आई। यानी कि अपन जो सीमा निकालेंगे वो या तो इस साइड से निकालेंगे या इस साइड से निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। आ रही बात समझ में? और मैंने ये भी बताया था। अब अपन बात करते हैं सम्मिश्र फलन की। सम्मिश्र फलन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि अपन सिर्फ दो साइड से ही उसकी पॉइंट निकाल सके, वो बिंदु अपन निकाल सके, या दो साइड से अवकलनीयता की जांच कर सके। मैंने आपको बताया था कि सम्मिश्र जो तल होता है, सम्मिश्र तल, मान लो ये सम्मिश्र तल है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो सम्मिश्र तल में कोई भी सीमा निकालें या अपन अवकलनीयता की जांच करें तो किधर से भी कर सकते हैं, किसी भी साइड से अपन आए वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या होती है कि अपन किसी भी साइड से आए लेकिन सभी साइड से जो वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यानी कि अद्वितीय वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो अवकलनीय होता है और वही उसका सीमा बिंदु होता है। और इसमें वास्तविक संख्याओं के लिए चाहे अपन लेफ्ट हैंड साइड से आए चाहे अपन राइट हैंड साइड से आए, दोनों का मान अपने को सेम मिलना चाहिए, तभी ये अवकलनीय होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अपन देखते हैं ये तो किसके लिए था, ये जो कंडीशन थी अवकलनीयता की ये तो थी वास्तविक संख्याओं के लिए। किसके लिए? वास्तविक फलन के लिए थी ये तो, ये चीज है वास्तविक फलन के लिए। लेकिन अपने को किसके लिए पढ़नी है? सम्मिश्र फलन के लिए। तो जो सम्मिश्र फलन के लिए होती है वो देखो एक बार। यहाँ पे अपन ने वास्तविक फंक्शन लिया y बराबर fx, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सम्मिश्र फंक्शन w और वो लेता हूँ fz। z क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। फलन किसका है? सम्मिश्र संख्या का। तो यहाँ पे z भी को सम्मिश्र संख्या लेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ z टेंड्स टू z नॉट। z टेंड्स टू कहाँ पे जा रहा है? z नॉट। तो जो अवकलनीयता की परिभाषा से होगा वो होगा अपने पास, इसका जो डेरिवेटिव होगा f डैश z नॉट, वो होगा अपने पास लिमिट z टेंड्स टू z0 z नॉट, और ये हो जाएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट और नीचे z माइनस जेड नॉट। क्या हो जाएगा? z माइनस जेड नॉट। आ रही है बात समझ में?
इसको दूसरे तरीके से अपन लिखना चाहें तो वो अपन इसको लिख देंगे या करके, जो एफ डैश जेड नॉट होगा वो होगा अपने पास लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट अपॉन में डेल्टा जेड, अपॉन में डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये डेल जेड आएगा। दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वास्तविक फलन के लिए होता है, ये अपना जो होता है ये होता है सम्मिश्र फलन के लिए, जो अवकलनीयता की कंडीशन होती है ये होती है सम्मिश्र फलन के लिए। ठीक है, सम्मिश्र फलन के लिए एफ जेड एक सम्मिश्र फलन है, जो जेड है वो जेड नोट की ओर अग्रसर है, तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये होगा लिमिट जेड टेंड्स टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। जेड में परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या लिख रहे हैं अपन, जेड नोट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, जेड नोट। आ गई बात समझ में। तो ये तो था अवकलनीयता की जो प्रतिबंध था वो था अवास्तविक फलन के लिए, इस प्रकार निकालते हैं वास्तविक फलन के लिए, और ये निकालते हैं सम्मिश्र फलन के लिए। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वास्तविक फलन के लिए सिर्फ दो साइड से निकलता है, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, लेकिन सम्मिश्र फलन में ऐसा कुछ नहीं होता। अपन सम्मिश्र तल में किसी भी साइड से अपन आ सकते हैं, किसी भी साइड से किसी भी दिशा से अपन आए, लेकिन उसका मान अपने को एक ही मिलेगा, अद्वितीय मान मिलेगा, एक समान मान मिलेगा, तभी वो अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलो लिखते हैं डेफिनेशन अवकलनीयता की। तो सबसे पहले सभी हेडिंग डाल देंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। हेडिंग डाल दो अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और जो मैं बोलता हूं डेफिनेशन वो आप लिखो। लिखेंगे एक फलन, डेफिनेशन में आपको लिखना है वो लिखना है, यदि एक फलन W बराबर एफ जेड, किसका फलन है ये, सम्मिश्र संख्या का फलन है, जिसको सम्मिश्र फलन बोलते हैं। W बराबर एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु, अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड नोड पर अवकलनीय कहलाता है, जेड नोड पर अवकलनीय कहलाता है। एक फलन W बराबर एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु जेड नोड पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड टेंड्स टू जेड 0, जेड टेंड्स टू जेड 0 की और किसी भी मार्ग से, की और किसी भी मार्ग से, किसी भी मार्ग से अग्रसर होने पर, निम्न सीमा अद्वितीय प्राप्त हो, निम्न सीमा अद्वितीय प्राप्त हो। निम्न सीमा अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कि केवल एक पॉइंट प्राप्त हो, केवल एक मान, केवल एक मान। ठीक है, ये अद्वितीय का मतलब होता है कि एक फलन W बराबर एफ जेड अपने प्रांत के किसी बिंदु पर जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि जेड टेंड्स टू जेड 0 की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर होने पर निम्न सीमा का मान अद्वितीय प्राप्त हो, केवल एक मान प्राप्त हो, तो वो फलन, सम्मिश्र फलन जो होगा वो अवकलनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अवकलनीयता कहलाता है, अवकलनीयता कहलाता है। उतार लीजिए इसको, फिर इसके ऊपर करते हैं अपन एग्जाम्पल।
ये z टेंस टू जो z0 मैंने लिखा है, x टेंस टू सम्मिश्र वास्तविक फलन में x टेंस टू a लिखते हैं, वो इसका मतलब है कि जो z है वो z नोड की ओर अग्रसर हो रहा है, जो x है वो पॉइंट a की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है ये। इसको उतारिए और इसके नीचे लिख लेंगे क्या, माना कोई फलन है w बराबर fz और जो z है वो z नोड की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा लिमिट z टेंस टू z0, ठीक है, f z माइनस f z नोट अपॉन z माइनस z नोट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं f डैश z नोट इज इक्वल टू लिमिट डेल z टेंस टू 0, डेल z टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f z प्लस z नोट प्लस डेल z माइनस f z नोट अपॉन डेल z अपॉन डेल z, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बार नहीं है, डेल z है, ये इसको उतार लीजिए आप। ये होता है अवकलनीयता और इसका ये कंडीशन है, ये इसकी शर्त है, ये डेरिवेटिव अपने को मिलना चाहिए। उतारिए, फिर इसके ऊपर करते हैं अपन एग्जाम्पल। अब जो अवकलनीयता उसकी जांच कैसे करते हैं भाई, अगर कोई फंक्शन कोई फलन अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है, तो अवकलनीय कब होगा, जब उसका अवकलज प्रेजेंट हो, उसका अवकलज एग्जिट करे, ठीक है, उसका अवकलज क्या करे, उपस्थित हो, जब अवकलज का अस्तित्व हो। और अवकलज का अस्तित्व कब होगा, जब उसकी सीमा मौजूद हो, क्या मौजूद हो, सीमा मौजूद हो, यानी कि लिमिट प्रेजेंट हो, उसमें दोनों सीमाएं मौजूद हो, ठीक है। और सीमा मौजूद कब होती है सम्मिश्र फलन में, जब अपन किसी भी मार्ग से किसी पॉइंट की ओर अग्रसर हो, किसी पॉइंट की तरफ आए, तो मान अपने को क्या मिले, सेम मान मिले, एक अद्वितीय मान मिले, ठीक है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा, तभी उसकी सीमा मौजूद होगी, ठीक है। उतार लिया, तो इसको साफ करते हैं और फिर अवकलनीयता के ऊपर, अवकलनीय के ऊपर एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन। अवकलनीयता के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है। करते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर। एग्जाम्पल है अपना, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपने को एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड का जो मान है वो है मोड जेड का स्क्वायर। बोल रहा है कि सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है, परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है, अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर है। ये अपने को सिद्ध करना है। अपने को जो एग्जाम्पल दिया है वो बोल रहा है कि एक फंक्शन अपने को दे रखा है एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर। ये बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है ये सर्वत्र संतत है, मतलब संतत तो हर जगह है। सर्वत्र संतत का मतलब होता है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कि हर जगह संतत है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। बट जो ये अवकलनीय है वो केवल है अवकलनीय है केवल मूल बिंदु पर, यानी कि ओरिजिन पर। संतत तो सब जगह है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि केवल अवकलनीय होगा तो सिर्फ होगा मूल बिंदु पर होगा, ओरिजिन पर होगा, सम्मिश्र तल के मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पर होगा। ये अपने को सिद्ध
करना है। तो करें सिद्ध इसको, देखो करते हैं। सभी पहले समझेंगे इसको, उसके बाद उतारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड पे। अपने को फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड। अपने को फंक्शन दे रखा है मोड जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। अब अपन जानते हैं जेड क्या होता है, समिश्र संख्या होती है, यानी कि x प्लस आयोटा वाई। क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। और मोड जेड मतलब समिश्र संख्या का मापांक। मोड का मतलब क्या होता है, समिश्र संख्या का मापांक या मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं अपन, मोड जेड का मान क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है उसका मान, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसने मोड जेड के ऊपर क्या लगा रखा है, स्क्वायर। मोड जेड के ऊपर क्या लगा रखा है, स्क्वायर। तो अपन भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मोड जेड स्क्वायर का मान अपने को क्या मिला, अपने को मिला एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मान अपने को मिल गया। एक बार फिर से देखेंगे, बहुत इजी है। एफ जेड फंक्शन का मान क्या दे रखा था, मोड जेड का स्क्वायर। जेड क्या होता है अपन जानते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, समिश्र संख्या होता है। मोड जेड क्या होगा, यानी कि समिश्र संख्या का मापांक जिसको मॉडुलस बोलते हैं, वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोड जेड स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ, ये कैसा फंक्शन हुआ, कैसा फंक्शन बन गया, कैसा फलन बन गया। ध्यान से देखो, ये बहुपदीय फलन है, इसमें एक से अधिक टर्म है, एक से अधिक पद है। और ऐसा फलन जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या होता है, बहुपदीय फलन। क्या होता है, बहुपदीय फलन। और आप जानते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के रियल एनालिसिस की बुक में आप पढ़ के आए हो कि एक बहुपदीय फलन, बहुपदीय जो फलन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन सभी जगह संतत होता है, सभी जगह संतत होता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सर्वत्र संतत होते हैं, ये सेकंड ईयर में अपन पढ़ के आए हैं। तो इस बात को अपन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत इजी है, स्टेप टू स्टेप चलो, ध्यान से समझते चलो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, सभी जगह संतत होते हैं, सर्वत्र संतत होते हैं, ठीक है। अब चूंकि एफ जेड क्या, एफ जेड भी क्या है, फलन एफ जेड भी एक बहुपदीय, एक बहुपदीय फलन है, ये भी एक बहुपदीय फलन है। तो फलन एफ जेड भी क्या होगा, सर्वत्र संतत होगा, सर्वत्र संतत होगा, सर्वत्र संतत होगा, ठीक है। पहली चीज यही थी ना, क्या थी, कि सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है। अपन ने फर्स्ट जो चीज थी, पहली जो सवाल अपने से पुटअप किया गया था, उसको अपन ने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया, कि अपन जानते हैं कि बहुपदीय जो फलन होता है वो सर्वत्र संतत होता है, ठीक है। और एफ जेड भी एक बहुपदीय फलन है, देखो बहुपदीय फलन है, तो ये भी क्या होगा, एक एफ जेड फलन भी क्या होगा, सर्वत्र संतत होगा। पहली चीज अपन ने प्रूव कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं अवकलनीयता की। अब किसकी बात करते हैं अपन, अवकलनीयता की, ठीक है। पहले इसको इतना उतारो, फिर अवकलनीयता को प्रूव करते हैं। इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां तक उतारो, फिर अवकलनीयता सिद्ध करते हैं।
उतारिए इसको इतना, एक बार फिर से समझा देता हूं। एफ जेड जो दे रखा है वो मोड जेड का स्क्वायर दे रखा है। जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, मोड जेड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो कट गया, ये आ गया। ये एक बहुपदीय फलन है, अपन जानते हैं बहुपदीय फलन प्रत्येक जगह या सभी जगह क्या होते हैं, संतत होते हैं। अतः ये फलन भी क्या होगा, सभी जगह संतत होगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अवकलनीयता की, ठीक है। उतार लिया तो रफ करते हैं इसको। अब अपन अवकलनीयता की परिभाषा से, किससे करेंगे, अवकलनीयता की परिभाषा से। अब अपने को अवकलनीय सिद्ध करना है तो किससे करेंगे, अवकलनीयता की परिभाषा से, ठीक है। देखो, और कौन से फलन के लिए, सम्मिश्र फलन के लिए जो अवकलनीयता की परिभाषा क्या होती है, वो होती है एफ डैश जेड नोट। एफ डैश जेड नोट क्या होता है, वो होता है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ जेड, और नीचे क्या होता है, डेल जेड। ये होता है अवकलनीयता की परिभाषा से, अभी अपन ने पीछे लिखवाया था इसको, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को बताओ एफ जेड का मान क्या दे रखा है, मोड जेड का स्क्वायर, यही तो दे रखा है। चूंकि क्या लगा देंगे, इसको लिखेंगे बिकॉज डाल के लिखेंगे, कैसे, बिकॉज एफ जेड क्या है भाई, ऊपर देखो मोड जेड का स्क्वायर, तो जहां जहां भी एफ जेड है वहां मोड लगा के क्या लगा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, ये अपने पास बन जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे एफ जेड है तो एफ जेड की क्या लिखना, जगह क्या लिखना है, मोड जेड का स्क्वायर, यानी कि मोड जेड प्लस जेड नोट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे आगे भी एफ है तो वो क्या हो जाएगा, जेड का मोड जेड का स्क्वायर, और नीचे डेल जेड क्या हो जाएगा, नीचे डेल जेड। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अपन ने जब कुछ प्रमेय लिखवाई थी, कुछ पीछे फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें लिखवाया था जो ये होता है, ये क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर, ये जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। पीछे लिखवा रखा है, देख लेना, पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा। पीछे वाला लास्ट क्लास में जो अपन ने करवाया था, वो मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो इनकी जगह क्या लिख देंगे, जेड इंटू जेड बार। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, यह लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह भी जेड प्लस क्या आ जाएगा, जेड नोट, यानी कि सिर्फ जेड। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, दूसरे के ऊपर, कंप्लीट के ऊपर बार, यही तो करना है, ठीक है। कंप्लीट फलन है माइनस, यहां इसकी जगह जेड इंटू जेड बार, इसकी जगह ये, और ये भी सी से खोल दिया अपने। नीचे क्या है, नीचे है अपने पास डेल जेड, नीचे क्या है, डेल जेड, ठीक है। नीचे है अपने पास डेल जेड। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं अपन, यहां पे जो आएगा जेड प्लस डेल जेड आएगा, जेड प्लस डेल जेड, जेड नोट नहीं आएगा, थोड़ी सी अपन गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल जेड, और ये भी क्या हो जाएगा, डेल जेड, ठीक है। अब ठीक है, वो जेड नोट अपन ने गलती से लिख दिया था, ये डेल जेड आएगा। अब इसको सोल्व करें आगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो। एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, Z1 प्लस Z2 हो और दोनों के ऊपर बार लगा हो। फिर मैं पिछली क्लास में लिखवाई थी, तो ये बार दोनों पे अलग अलग हो जाता है, दोनों पे अलग अलग हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या है, Z प्लस डेल Z, और ये Z बार प्लस डेल जेड बार, दोनों के ऊपर अलग अलग हो गया। और पीछे क्या है, जेड इंटू जेड बार, नीचे है अपने पास डेल जेड, नीचे क्या है, डेल जेड। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो क्या मिलेगा अपने को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं ब्रैकेट्स को आपस में, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, जेड इंटू जेड बार, ठीक है। लिमिट तो लगाओ, लिमिट नहीं लगा रहे अपन,
लिमिट है डेल जेड टेंड्स टू 0, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई किया तो जेड इंटू जेड बार, फिर जेड को इससे किया प्लस जेड इंटू डेल जेड के ऊपर बार, फिर इसको इससे करेंगे तो मिलेगा डेल जेड इंटू डेल जेड इंटू जेड बार, ठीक है। और लास्ट वाले को करेंगे तो डेल जेड और डेल जेड के ऊपर बार, और पीछे क्या है लास्ट में जेड इंटू जेड बार, और नीचे इन दोनों के वो है अपने पास डेल जेड। अब देखो यहाँ पे देखो जेड इंटू जेड बार प्लस में, जेड इंटू जेड बार माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आगे क्या मिलेगा अपने को, क्या बचा, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, यहाँ पे बचा जेड इंटू डेल जेड का बार प्लस डेल जेड इंटू जेड बार प्लस डेल जेड इंटू डेल जेड का बार, और नीचे क्या है डेल जेड, नीचे क्या है डेल जेड, ठीक है। अलग अलग अब इसका सब में अलग अलग भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये हो जाएगा जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस डेल जेड से डेल जेड कट गया, क्या बचा सिर्फ जेड बार, डेल जेड से डेल जेड कट गया प्लस क्या बचा डेल जेड का बार, क्या बचा डेल जेड का बार, ठीक है। इसको इतना उतारो फिर करते हैं आगे। इतना उतारने से पहले एक बार फिर से देख लो भाई, अपन इसको कर रहे हैं अवकलनीय प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवकलनीयता की परिभाषा से सम्मिश्र संख्या जो सम्मिश्र फलन होता है उसमें अवकलनीयता की परिभाषा क्या होती है, जो इसका डेरिवेटिव होता है, अवकलज होता है एफ डैश जेड बार, लिमिट डेल जेड टू जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस डेल जेड, और नीचे क्या है डेल जेड, वो अपन ने सोल्व कर दिया। यहां तक उतारो फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी उतारिए इसको। इस साइड का उतार लिया होगा तो इसको साफ करते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। देखो ये मान अपने को मिला है, इसको लिख लेते हैं एक बार इधर। अपन क्या मिला है, लिमिट डेल जेड टू डेल जेड टेंस टू 0, और क्या है जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, ठीक है, प्लस जेड बार प्लस डेल जेड बार, ये मिला, ठीक है। अब ये बताओ जेड क्या होता है अपने पास, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड के आगे बार लगाऊं तो यहां भी क्या लग जाएगा, यहां भी डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वाई लगेगा कि नहीं लगेगा, लगा दिया। अब यहां से मैं
जेड का बार निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई। भाई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, बार का मतलब संयुग्मी, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी जो मान होता है उसके आगे चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था तो इसके आगे बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां से डेल जेड और डेल जेड बार का मान उठा के कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, रखें, देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0। यहाँ पे जेड, डेल जेड बार की जगह क्या लिखेंगे, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई। नीचे क्या है, नीचे है अपने पास डेल जेड की जगह क्या लिखेंगे, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है, ये लिख दिया। प्लस क्या है अपने पास, प्लस है जेड बार, प्लस लास्ट में क्या है, डेल जेड का बार, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई। ये मान अपन ने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लगाते हैं लिमिट्स, या इस डेल जेड का प्रयोग, डेल जेड टेंड्स टू 0 का प्रयोग करते हैं। आप मेरे को बताओ z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y, यानी कि सम्मिश्र तल में बनता है। एक मान x अक्ष से लिया जाता है, एक मान y अक्ष से लिया जाता है। ये वास्तविक मान होता है, ये काल्पनिक मान होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन सम्मिश्र फलन की सीमा निकालते हैं, सीमा की बात करते हैं, तो सीमा निकालते टाइम, सम्मिश्र फलन के लिए सीमा निकालते टाइम दो रास्ते, वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं इसमें, अभी ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, कहीं से भी आ सकते हैं मूल बिंदु की तरफ अपन। ठीक है, और सभी जगह से आने पर मान क्या मिलना चाहिए, अपने को एक ही मान मिलना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा जो रास्ता मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस रास्ते से आएंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब भी इसका अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, तो अपन जो आएंगे वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रास्ते से आएंगे। ठीक है, देखो तो एक बार इसको साफ करते हैं फिर समझाते हैं। सुनो, अब यहां पे क्या है, डेल जेड, और डेल जेड का मतलब क्या होता है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, यानी कि यहाँ पे डेल एक्स भी आ रहा है और डेल वाई भी आ रहा है। तो डेल जेड मतलब डेल एक्स में परिवर्तन, एक्स में भी परिवर्तन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, वाई में भी परिवर्तन हो रहा है। तो क्या मैं डेल जेड को ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये डेल जेड टेंड्स टू 0 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स टेंड्स टू 0, डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। इस प्रकार भी मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि वास्तविक मान और काल्पनिक मान दोनों मानों में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देखो तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे, दोनों मान लिख देंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, ये लिख दिया। अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। अपन मूल बिंदु की तरफ आने के लिए दो ही रास्ते चुनेंगे, एक तो चुनेंगे एक्स अक्ष वाला, एक चुनेंगे वाई अक्ष वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेल टेंड्स टू 0 है वो एक्स अक्ष से अग्रसर है, एक्स अक्ष से अग्रसर है, यानी कि अब अपन आ रहे हैं कौन से अक्ष से, एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, से अग्रसर है। एक्स अक्ष वाला रास्ता पहले लेंगे अपन। जब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष की से आता है तो वहां पे y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि एक्स अक्ष से आ रहा है तो यहाँ पे डेल y बराबर क्या हो जाएगा, 0, डेल y बराबर क्या हो जाएगा, 0। y अक्ष से आएगा तो डेल x क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये डेल y बराबर 0 मिल गया अपने को। ठीक है, डेल y 0 मिल गया, तो अब इस डेल y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन से अक्ष से रहे हैं अपन, x वाले से, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो रखेंगे किसको, x वाले को। ये तो हट ही गया है ना, इसकी जगह तो 0 हो गया ये, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये बचा यहाँ पे। और डेल y बराबर 0 अपन ने ले लिया, वैल्यू पुटअप कर देंगे उसकी, तो क्या है अंदर z, डेल x की जगह क्या लेना है, डेल x। ठीक है, माइनस डेल y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0, हटा दो। नीचे भी क्या, इसकी जगह 0 तो ये भी 0, नीचे क्या बचेगा, डेल x, क्या बचेगा, डेल x। प्लस क्या है अपने पास, डेल z बार, क्या है, z बार, प्लस यहाँ पे भी डेल y है, डेल y की जगह क्या लेना है, 0, तो ये भी 0, क्या बचेगा, सिर्फ अपने पास बचेगा डेल x, क्या बचा, डेल x।
अब अपन क्या करेंगे, यहां से डेल वाई का मान अपन ने रख दिया, डेल वाई का मान रख दिया। अब क्या करेंगे अपन, लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग लिमिट, बाई यूजिंग लिमिट। एक बार फिर से देखो, अपने को ये इक्वेशन मिली थी यहां से, ठीक है, इसको मैंने ये वैल्यू यहां से पुटअप की थी, डेल जेड बार की और डेल जेड की, तो ये मिला। अब मैंने आपको बताया कि मूल बिंदु की तरफ आने के सबसे अच्छे जो रास्ते होते हैं वो एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, इन्हीं से आएंगे अपन। तो पहले एक्स अक्ष से आ रहे हैं, किससे, एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से आएंगे तो डेल वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गया 0, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, डेल एक्स टेंड्स टू 0, वो रख दिया मैंने, ठीक है। अब इस डेल एक्स टेंड्स टू 0 यानी कि लिमिट का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जहां जहां भी, पहले ही देखो ये कट गया, क्या हो गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये मिलेगा अपने को लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये मिला जेड प्लस जेड बार और प्लस डेल एक्स। अब करेंगे बाई यूजिंग लिमिट, बाई यूजिंग लिमिट, ठीक है। यूजिंग लिमिट यानी कि डेल एक्स की जगह क्या रख देना है, 0। तो जहां पे डेल एक्स है वहां पे क्या रख देंगे, 0। लिमिट का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने को क्या मिला, जेड प्लस जेड बार, ये क्या हो जाएगा 0। और ये किसका मान था, एफ डैश जेड नोट का, ठीक है। क्या मिला ये अपने को, जेड प्लस जेड बार। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब जब अपन एक्स अक्ष के रास्ते से मूल बिंदु की ओर बढ़े तो अपने को सम्मिश्र फलन के जो डेरिवेटिव है, सम्मिश्र फलन का जो डेरिवेटिव अवकलज है उसका मान मिला जेड प्लस जेड बार। इसको क्या डाल दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन कौन से रास्ते से आएंगे, अभी तो एक्स अक्ष के रास्ते से आए हैं, अब अपन आएंगे वाई अक्ष के रास्ते से, ठीक है। तो केस सेकंड क्या लेंगे, अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या लिखेंगे, जो डेल जेड टेंड्स टू 0 है वो वाई अक्ष से अग्रसर है। कौन से अक्ष से, वाई अक्ष से अग्रसर है, वाई अक्ष से अग्रसर है। वाई अक्ष से अग्रसर होगा तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। करें इसको, देखो तो डेल एक्स तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कौन हो गया 0, डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ डेल वाई। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, अंदर रखे जेड, क्या है जेड, ब्रैकेट के अंदर डेल एक्स की जगह क्या रखना है, 0। तो ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा अंदर, माइनस आयोटा डेल वाई और नीचे भी आयोटा डेल वाई प्लस जेड बार और प्लस डेल एक्स की जगह 0, तो वहां भी क्या बच गया, माइनस आयोटा डेल वाई। क्या बच गया, माइनस आयोटा डेल वाई। ये कट गया लेकिन किस में आया, माइनस में, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, अंदर क्या मिला, जेड बार प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और वो क्या है, माइनस आयोटा डेल वाई। अब क्या करेंगे, फिर से बाई यूजिंग लिमिट, बाई यूजिंग लिमिट, लिमिट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने को, एफ डैश जेड नोट का मान क्या मिलेगा, वो मिलेगा जेड नोट माइनस जेड। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि डेल वाई की जगह क्या रख देंगे अब 0, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 2 मान बचेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक ध्यान से सुनो, जब अपन एक्स अक्ष के रास्ते से आए तो सम्मिश्र फलन का जो डेरिवेटिव अवकलज अपने को क्या मिला, एफ डैश जेड नोट का मान अपने को क्या मिला, जेड प्लस जेड बार। जब अपन वाई अक्ष से आए तो मान क्या मिला अवकलज का, जेड बार माइनस जेड। देखो क्या दोनों मान सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो अवकलनीयता की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम्मिश्र तल में अपन किसी भी रास्ते से किसी भी पॉइंट से अपन आए तो अपने को मान क्या मिलना चाहिए, अद्वितीय मिलना चाहिए। परिभाषा में मैंने आपको ये लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों अलग अलग मान मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग मान मिल रहे हैं। सेम मान कम मिलते, थोड़ा दिमाग लगाओ, सेम मान कम मिलते। देखो मैंने एक बार डेल वाई को 0 लिया तो ये आया, डेल एक्स को 0 लिया तो ये आया। अगर मैं डेल एक्स और डेल वाई दोनों को एक साथ 0 लूं तो मान क्या मिलेगा अपने को, सेम मिलेगा। मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कहने का मतलब जो फंक्शन अपने को सम्मिश्र फलन दे रखा था एफ जेड, वो जेड का जो मोड का स्क्वायर था,
वो कहाँ अवकलनीय होगा? केवल मूल बिंदु पर अवकलनीय होगा, उसके अलावा कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा। इसको उतारिए और फिर मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ, लास्ट में वो लाइन आपको लिखनी है, पहले इसको उतारिए, यहां से उतारिए, यहां लिख दूंगा लाइन में, जल्दी उतारो। इस वाले पोर्शन को उतारो, फिर मैं यहाँ पे वो लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट में जो अपने को लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी और कुछ नहीं था इसमें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। लास्ट में अपने को लिखना है कि दोनों स्थितियों में या दोनों रास्तों से आने पर, दोनों स्थितियों में f'(z0) का मान अद्वितीय प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि एक मान प्राप्त नहीं हुआ, अद्वितीय मान प्राप्त नहीं हुआ, अतः f'(z0) मौजूद नहीं होगा, एग्जिट नहीं करेगा। इसीलिए fz बराबर z बार सर्वत्र संतत तो है, सर्वत्र संतत तो है, परंतु अवकलनीय केवल मूल बिंदु पर ही होगा, मूल बिंदु पर ही होगा। ये अपन ने इसको कर दिया प्रूव, हैंड्स प्रूव इति सिद्धम। उतार लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि YouTube पर अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको हमारी कोचिंग के ऐप पर मिलेगा, जो प्ले स्टोर पर एंसा के नाम से अवेलेबल है। डेमो क्लासेस आप देखिए, पढ़ाई अच्छी लगे, समझ में आए तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।